इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना चालू किया था हमने, और उसमें पहला पार्ट चार्ज एंड फोर्स ये पढ़ रहे थे हम। इसमें आगे आज की डेट लगाओ, जब भी कोई नया लेक्चर स्टार्ट होगा तुम्हें हर बार ये नोट करना है, क्योंकि इससे तुम्हारे पास रेफरेंस रहेगा। कभी मान लो कोई चीज वेरीफाई करनी है, छूट गई है, या कुछ वेरिफिकेशन करना है, तो तुम्हारे पास रेफरेंस है कि कौन सी तारीख का कौन सा लेक्चर, तो ये लगाना जरूरी है। 10/2/2016 लेक्चर 2 ई यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ज एंड फोर्स में, और लास्ट टर्न पे एक तो तुम्हें क्वेश्चन दिया था और एक लास्ट जो स्टेटमेंट लिखा था तुमने इस बैच में स्टार मार्क करके, रिपल्शन इज शॉर्ट एज फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रिपेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चार्ज्ड है, ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट है। तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो वो चार्ज्ड हैं। फिर एक क्वेश्चन तुमको दिया था और उसमें तुम्हें जवाब देना था कि जो चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तुम्हारे दोस्त की बॉडी से तुम्हारी बॉडी पर आएंगे या तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे दोस्त की बॉडी पर जाएंगे। तो अगर सबका एक ही जवाब है और सबने डिस्कस करके सोच लिया तो ओके है। हाँ, जो कॉन्फिडेंट है हाथ ऊपर करेगा, जवाब दोगे। चार्ज स्पार्क किधर से किधर जाएगा? पक्का? कोई ये कहता नहीं इनको नहीं पता, इन्होंने ठीक से नहीं सोचा, एनालिसिस इनका सही नहीं है, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है। तो डिफरेंट जवाब देना चाहता है कोई? ओके, अब देखो इंटरेक्शन किसका हुआ है। हाँ बोलो। सर चार्ज सर किसी से भी थ्रो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब दोनों हैंडशेक करेंगे तो सर रिपल्शन की वजह से वो शॉक भी। रिपल्शन क्यों होगा? वेल जब सेम चार्जेस होंगे। नहीं, सेम चार्ज नहीं, वो चार्ज थोड़ी है, तुम्हारा दोस्त चार्ज नहीं है, वो थोड़ी कुर्सी पे बैठा था, वो तो बाहर से आया है, वो अर्थ के कांटेक्ट में। अर्थ के लिए हम ये मानते हैं कि अर्थ इज ए कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी। कितना भी चार्ज अर्थ को दे दो, कितना भी चार्ज अर्थ से ले लो, उसका पोटेंशियल जीरो बना रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मानते हैं हम अर्थ के बारे में। तो अर्थ से कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अर्थ में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर किसी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे अगर किसी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करोगे। अब तुम्हें पता है ऊन और प्लास्टिक का जो इंटरेक्शन है उसमें क्या होगा? ऊन पॉजिटिवली चार्ज है, तुमने ऊनी कपड़े पहने थे, तुम्हारी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जबकि उस प्लास्टिक की चेयर पर नेगेटिव। तो तुम्हारी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है जिसमें एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की। तो जवाब साफ है, तुम्हारे दोस्त की बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारी बॉडी पर आएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तुम्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो स्पार्क रन करेगा फ्रॉम बॉडी ऑफ योर फ्रेंड टुवर्ड्स यू, उसके हाथ से तुम्हारे हाथ की तरफ आएगा स्पार्क। क्लियर? साथ ही साथ हमें इसमें यह समझना था कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होना है इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। कभी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते। रीजन? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है और यहां कोई न्यूक्लियर रिएक्शन तो नहीं हो रही कि न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा हो, न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकल रहे। तो अगर इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, उसका मास बढ़ जाएगा और पॉजिटिवली चार्ज होने पर मास कम हो जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर? आगे पढ़ते हैं। फ्रिक्शन से चार्ज कैसे आता है हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है कंडक्शन, अगला मेथड।
कंडक्शन। हमें समझना है कि जो कंडक्शन है वो चार्ज के ट्रांसफर के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है। कंडक्शन वर्ड तुम्हारे लिए नया नहीं है, इसको लिंक करते हैं हम। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। पढ़ के आए हो? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वो जो कंडक्शन था वो हीट का कंडक्शन था, और यहां पर चार्ज का कंडक्शन। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, क्लियर होना चाहिए। हीट कंडक्ट होती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। हीट के ट्रांसफर होने का, हीट के फ्लो होने का कारण है टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। हम एक वर्ड यूज करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है चेंज विद डिफरेंस। अब इसकी इमेज होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ग्रेडियंट की इमेज डालो, जिससे ग्रेडियंट वर्ड तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, फैमिलियर। जब भी ग्रेडियंट वर्ड किसी के साथ जुड़कर आएगा, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी पढ़ा था तुमने, जिसकी वजह से लिक्विड फ्लो होता है लेयर्स के बीच में, इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन, विस्कोसिटी में पढ़ा तुमने। तो ग्रेडियंट जो वर्ड है उसकी इमेज ये है कि गर्मी के दिन आने वाले हैं थोड़े टाइम में, छत पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, ऊपर से छत तप रही है। अब छत की जो आरसीसी की जो स्लैब है वो जितनी मोटाई है उसकी, उसके हिसाब से ऊपर तो ज्यादा गर्म, और जैसे जैसे नीचे आएंगे अलग अलग लेयर अलग अलग टेम्परेचर पर, तो क्या सेट हो जाएगा ऊपर के लेयर से नीचे के लेयर तक, टेम्परेचर ग्रेडियंट सेट हो जाएगा। ये हीट के कंडक्शन की बात थी। ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स हैं वो हीट के भी गुड कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर हैं। कोई कंडक्टर कब होगा, जब उसके पास चार्ज कैरियर होंगे, हीट के कैरियर होंगे। हीट तो ट्रांसफर होने का तरीका अलग है कि अपनी जगह पर एटम वाइब्रेट करता है और वो वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर करता है पास वाले को। लोहे की एक रॉड है, तुमने एक सिरा भट्टी में डाल रखा है, दूसरा बाहर, या जैसे हम कढ़ाई में पकोड़े तलते हैं तो जो कड़छी है वो धीरे धीरे गर्म होती है। तो उसका तरीका क्या है, जिस टाइम पकोड़े निकालने उसी टाइम तेल में डालें, बाकी एक बर्तन रखे उसको बाहर रखते हैं। अगर पूरे टाइम उसको कढ़ाई में रखेंगे तो फिर उसको पकड़ना मुश्किल होगा, अगर बैकलाइट का हैंडल नहीं है। सब प्रैक्टिकल है, पूरी फिजिक्स प्रैक्टिकल। तो अब हीट का कंडक्शन होने का तरीका तो ये है। तो हीट का कंडक्शन इस तरह से होता है। तो जहां पर ये सिचुएशन अवेलेबल है, हीट का कंडक्शन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन थोड़ा डिफरेंट वे में होता है। वहां पर इलेक्ट्रॉन खुद ट्रांसफर होता है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। हीट का कंडक्शन टेम्परेचर डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव। और अब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, चार्ज कैरियर मूव करेंगे, चार्ज कैरियर मूव करेंगे, चार्ज लेकर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। अब चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड, लिक्विड मेटल कौन सा है, हाइड्रोजन, Hg, पारा, मरकरी, लिक्विड मेटल, सभी कंडक्शन हो रहा है। क्या तुम ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो जो हीट का गुड कंडक्टर हो बट इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर हो? ग्रेफाइट। डायमंड हीट का गुड कंडक्टर है क्या? ऐसा कैसे कह सकते हो? डायमंड में अगर आर पार निकल जाती लाइट तो चलो ठीक है, फिर भी मान लें हम, आर पार निकलती है क्या लाइट डायमंड में? एंट्रैप हो जाती है शायद, पढ़ेंगे आगे TIR में। तो हीट का गुड कंडक्टर कहने को हम कंडक्टर कह देते हैं, पर ज्यादा सही वर्ड है जो हीट को ट्रांसफर करता हो पर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करता। तो सिर्फ एक एग्जांपल है, माइका। अब ये वाली माइका नहीं, बोलो सनमाइका, सनमाइका नहीं, अबरक। एरोप्लेन में स्पेशल इसका यूज है क्योंकि बहुत लाइट वेट होती है। तो माइका से हम इंसुलेशन करते हैं, बिकॉज जहां पर भी हम चाहते हैं हीट ट्रांसफर हो जाए, कहां पर हम चाहते हैं हीट ट्रांसफर हो जाए, प्रेस में हम चाहते हैं हीट तो ट्रांसफर हो जाए, कपड़े को गर्म करना है, उसमें जो पानी है उसको वेपोराइज करना है। पर हम ये नहीं चाहते कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हो, क्योंकि वो जो अंदर नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट है
अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को भी ट्रांसफर करेगा तो करंट हमें भी आ जाएगा, प्लस वो शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा। तो हम माइका की लेयर लगा देते हैं और वो हीट को ट्रांसफर करती है थ्रू द मोड रेडिएशन। कंडक्शन से नहीं हो रहा है, रेडिएशन से हो रहा है। तो रेडिएशन के थ्रू वो हीट ट्रांसफर कर देती है, पर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर नहीं कर पाती, बिकॉज इट इज इंसुलेटर, उसके पास फ्री चार्ज कैरियर नहीं। तो ये समझने की बात है, समझ में आनी चाहिए हमारे पास कि ये कैसे होता है प्रोसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यहाँ पर होना है, तो हम सारे गुड कंडक्टर को इसमें शामिल कर सकते हैं। ऑल द मेटालिक कंडक्टर्स वो कंडक्शन करेंगे। ये कंडक्टर इज सपोज और ये चार्ज है, जाने दो, ये हमारे पास दिस इज कंडक्टर एंड दिस इज अनदर कंडक्टर। अगर इनमें से एक के पास कुछ चार्ज है और मैंने इन दोनों को टच किया तो क्या होगा? कंडक्शन। ये न्यूट्रल था, ये पॉजिटिव था, तो जब टच किया तो इससे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसका कुछ चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, आधा इसके पास आधा इसके पास। तो कंडक्शन में एक बॉडी ने जितना चार्ज लूज किया, दूसरी बॉडी ने एग्जैक्टली उतना ही चार्ज उसी नेचर का गेन किया। ये कंडक्शन का नेचर है। तो कंडक्शन से हम किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिंपल सी डेफिनेशन बनानी। तुमने देखा, मैंने एक प्रोसेस दिखाया तुमको, तो जो कैटेगरी बनाई थी, प्रॉपर्टी है, प्रोसेस है, फिनोमेना है, तो कंडक्शन क्या है? प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या हुआ? चार्ज ट्रांसफर हुआ, एक चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी को। अच्छा, जरूरी नहीं है दूसरी बॉडी, दूसरा कंडक्टर न्यूट्रल हो, इट मे बी चार्ज आल्सो, तो भी चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, तो भी चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर आइडेंटिकल नहीं है। कैपेसिटी के हिसाब से होगा, फिर एक नई क्वांटिटी आ जाएगी कैपेसिटी, जिसको आगे पढ़ेंगे। तो कंडक्शन को डिफाइन करने की स्टेज में आ गए, तो लिखोगे इट इज द प्रोसेस in which charge get transferred from one conductor to the other through conducting path। इसमें कीवर्ड है कंडक्टिंग पाथ, उसको अंडरलाइन करोगे, कैसे भी समझाऊंगा। थ्रू कंडक्टिंग पाथ। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। द चार्ज लॉस्ट बाय वन बॉडी, जितना चार्ज एक बॉडी लूज करेगी, द चार्ज लॉस्ट बाय वन बॉडी is equal to the charge gained by other body, and is of same nature, and is of same nature। Positive है तो positive, negative है तो negative। Full stop। अब जो तुमने अंडरलाइन किया उसका मीनिंग समझो। मैंने इन दोनों को ऐसे जोड़ा, अब इनके बीच में मीडियम क्या है जोड़ने का? कंडक्टर। कंडक्टर है तो कंडक्शन हुआ, भले ये दोनों कंडक्टर हैं, और मैं जोड़ने के लिए क्या यूज कर रहा हूं? प्लास्टिक रॉड, इंसुलेटर। क्या अभी कंडक्शन होगा? अभी कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ फाइन डिटेल्स हमें समझनी है। एक बैलून को मैंने चार्ज किया, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। बैलून को चार्ज किया, बैलून के साथ और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे बैलून को चार्ज करने के बाद तुमने सीखा था कि जिधर से चार्ज करते हो उधर से चिपकता है, दूसरी साइड से घुमाकर नहीं चिपकता है। फिर तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि वो
इंसुलेटिंग वॉल पे ज्यादा तेजी से चिपकता है या कंडक्टिंग वॉल पे ज्यादा तेजी से चिपकता है? लकड़ी के दरवाजे पे तेजी से चिपकेगा या मेटल की अलमारी पर तेजी से चिपकेगा? फिर तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि ज्यादा देर तक वो लकड़ी के दरवाजे पर चिपका रहेगा या कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट पर ज्यादा देर तक चिपका रहेगा। फिर तुम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि तुमने बैलून को चार्ज किया, जिधर से चार्ज किया उधर से उस पार्ट को तुमने अपनी बॉडी को टच किया, माथे पर टच किया, गाल पे लगाया जो चार्ज वाला पार्ट था, अब उसको चिपकाओ। बैलून क्या है? इंसुलेटर। तुम क्या हो? कंडक्टर। अभी एक इंसुलेटर है, दूसरा कंडक्टर है और दोनों को तुमने टच किया है, दोनों के बीच में कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? इसको लोकल एक्शन बोलते हैं। वो जो चार्ज है ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारी बॉडी पे बैलून से। अब अगर चिपकेगा तो कम फोर्स से चिपकेगा या तो नहीं चिपकेगा, क्योंकि वो वाली साइड उसकी न्यूट्रलाइज होगी, उसका चार्ज ट्रांसफर हो गया। सभी बच्चे जो क्लास में बैठे हैं एक बात समझ लें अच्छे से, 5 मिनट के बाद क्लास में कोई एंट्री नहीं है तो खुद ही मत आना। अगली बार से अगर 5 मिनट से लेट आ रहे हो तो खुद ही मत आना। तुम्हारे पास और ऑप्शन है, 3rd क्लास सुबह में, फिर शाम को 2 बैच है, तो बेटर है उसमें करो। नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान और खतरनाक है, मतलब तुम्हें समझ में नहीं आएगा लेन ब्रेक होने के बाद। तो बीच में आने की जरूरत नहीं है क्लास में, ना तो दूसरों को डिस्टर्ब करो और ना खुद परेशान रहो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो अब ये बैलून वाला एक्सपेरिमेंट, इससे हमने सीखा कि चार्ज इंसुलेटर टू कंडक्टर भी जा सकता है, कंडक्टर टू इंसुलेटर भी जा सकता है, उल्टा भी हो सकता है, प्रोवाइडेड बीच वाला पाथ कनेक्टर कैसा हो? कंडक्टिंग हो या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। हाँ, अगर बीच में इंसुलेटर है तो प्रोसेस कंडक्शन फेल हो जाएगा, कंडक्शन नहीं होगा, चाहे ये कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर। तो एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो, बैलून को चार्ज करने के बाद चार्ज वाला जो फेस है उससे एक मेटल का वायर जोड़ो, उसको रफ कर लो, तीखा नहीं होना चाहिए, बैलून फूट जाएगा नहीं। तो मेटल का एक वायर जोड़कर उस वायर को हाथ में पकड़ के देखो कि क्या बैलून का चार्ज अब भी ट्रांसफर हो जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन से पता चलेगा। यानी तुम्हारी बॉडी कंडक्टर, बैलून इंसुलेटर और बीच का मीडियम कंडक्टर, क्या चार्ज ट्रांसफर हो जाता है? जस्ट ट्राई। और इंसुलेटर भी यूज करके देखो, स्ट्रॉ, क्या चार्ज ट्रांसफर हो जाता है? तो ये एक्सपेरिमेंटेशन करके पता लगाओ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल मैच करते हैं या नहीं करते। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है कि नहीं होता, वैसा नहीं हो रहा तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी हमें ढूंढ के निकालना है, जैसा हो रहा है उसके बेसिस। तो कंडक्शन के बारे में जो हमने सीखा उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे, इस बेसिक नॉलेज को एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हर किताब में मिल जाएगा, पेपर में आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर कंडक्टर आइडेंटिकल है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको अप्लाई करना है, उसकी एप्लीकेशन। क्वेश्चन लिखो। There are two identical, बिल्कुल एक जैसे identical conducting spheres A and B, कैपिटल A and कैपिटल B, ये नाम दे दिया हमने उनको। Each having charge कैपिटल Q, दोनों में से हर एक के पास चार्ज कितना है? Q, कैपिटल Q। Placed some distance apart, कुछ दूरी पर रखें, placed some distance apart। अब डिस्टेंस को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, DIST डॉट, कई बार लिखना है हमको डिस्टेंस, तो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। अभी लिख दिया कोई बात नहीं, अगली बार लिखोगे ध्यान रखना, वो अवेयरनेस तुम्हें अपने आप लगानी है, वो तुम्हारा इनपुट है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, फॉलो करोगे प्रैक्टिस में आ जाएगा। फुल स्टॉप। नाउ third similar sphere C
विच इज न्यूट्रल, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, विच इज न्यूट्रल, is first connected to A, comma, then with B, पहले A से टच कराया, फिर B से टच कराया, and then removed, उसके बाद हटा दिया, and then removed, comma, then find the final charges on each, तीनों में से हर एक पर फाइनल चार्जेस कितने कितने होंगे वो तुम्हें बताना है। हाँ बोलो, बताओ। नहीं वो आलू का कर रहा है बच्चा। हाँ अच्छा बैठो, दोबारा रिवाइज कर लो, देख लो, लिख कर देख लो, फिर जो कॉन्फिडेंट है वो जवाब दे सकते हैं। The visualization is required. Here is a sphere A, another sphere, identical sphere B, दोनों के पास चार्ज कैपिटल Q each। हाँ बोलो। ओके, A Q by 2, B पर फाइनल चार्ज 3Q by 4, 3Q by 4। So this is the concept, quite simple। जिनको समझ में आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया समझो। स्फीयर C को जब मैं A से कनेक्ट करूंगा, दोनों स्फीयर आइडेंटिकल हैं। तुम अपने रूम पर हो, तुम्हारे पास एक कप चाय है, पड़ोस में तुम्हारा दोस्त है, उसके पास भी एक कप चाय है, वो अपनी चाय पीने वाला है, तुम अपनी चाय पीने वाले हो, तुम दोनों का एक तीसरा दोस्त आ गया। सी, पहले वो तुम्हारे कमरे पे आया, तुम्हारे कमरे पे आया तो तुम क्या करोगे? उसको आधा कप चाय दोगे, तो Q आधा आधा बढ़ गया, इसके पास आ गया Q by 2, तुम्हारे पास रह गया Q by 2। अब ये तुम्हारा कप लेके तुमसे बातचीत करते करते बोला उससे भी मैं ले आता हूं, यहां से निकला, इसके कप में आधा कप चाय है। अब ये यहां से यहां तक पहुंचा, जब तक ये वाला तुम्हारा दोस्त, इसके पास है चाय है, Q है। अब ये पहुंच गया यहां पर C, इसके पास में कितना है? आधा कप चाय है, दोनों का कप पास पास पड़े हैं। उसने देखा अरे यार तेरे पास आधा कप ही है, मेरे पास एक कप है, तो थोड़ी सी चाय तू ले ले, तो क्या होगा फिर? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितना कम करेगा ये? चौथा ही कप और डाल देगा, तो दोनों के पास बराबर हो जाएगी। अब फाइनल क्या रहा? किसको कितनी कितनी चाय मिली? तुम नुकसान में रहे, आधा कप मिली, बचे में तुम्हारे दोनों दोस्त तीन चौथाई कप पी गए। कुल मिला के चाय 2 कप थी, फाइनली 2 कप ही है। क्लियर? तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंडक्शन में जितना चार्ज एक बॉडी लूज करती है उतना चार्ज दूसरी बॉडी गेन करती है। अब ये कंसेप्ट है, अब इस कंसेप्ट को तुम लिंक करो जिससे दूसरा और वो भी हमें याद आ जाए। याद करो ऐसा कुछ कहां पर तुमने पढ़ा था 11th क्लास में? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। द हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी। सेम, ठीक है? तो हमने कंडक्शन को समझा। नेक्स्ट तीसरा मेथड, चार्ज को एग्जिस्टेंस में लाने का। थर्ड मेथड इज इंडक्शन, या फिर इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्योंकि आगे तुम क्या पढ़ने वाले हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ने वाले हो और सिमेट्री रहेगी। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक होता है
EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों में अंतर है। सिमेट्री रहेगी पर बोथ आर डिफरेंट। इंडक्शन जो वर्ड है उसका मतलब होता है प्रेरण, हिंदी में बोलते हैं। और प्रेरण जो शब्द बना है वो किससे? प्रेरणा, या प्रेरणा शब्द बना है प्रेरण से, प्रेरणा मिलना। तो मुझे कुछ अच्छा काम करने की इंस्पिरेशन वो मिली। दूसरे को मैंने देखा कुछ वो अच्छा काम कर रहा था तो उसको देखकर मुझे भी अच्छा काम करने की इंस्पिरेशन मिली। तो क्या दूसरा जो काम कर रहा था उसका काम का महत्व कम हो जाएगा? नहीं, उसका काम अपनी जगह, एडिशनल फायदा हुआ है। तो जब चार्ज के साथ ऐसा होता है तो कैसे होता है वो हमें समझ में। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसके पास तुमने लाकर चार्ज बॉडी को रखा, तो ये चार्ज बॉडी क्या करेगी? इसका एक फील्ड है, इसका एक फील्ड है, तो उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करा देगी। जो अपोजिट नेचर का चार्ज होगा वो नियर बाय फेस पे आ जाएगा, जो सेम नेचर का होगा वो फार्दर फेस पे, दूर वाले फेस पे आ जाएगा। तो चार्जेस का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? किसकी वजह से हुआ? पास में पड़ी हुई बॉडी की वजह से हुआ। तो इस फिनोमेनन को हम बोलेंगे इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सुबह सुबह तुमने रामदेव जी को प्राणायाम करके फायदा उठाते हुए लोगों को जो फायदा हो रहा है वो देखा तुमने, लाइव उनके कमेंट सुने कि हम योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमको ये फायदा होता है। तुम्हें भी प्रेरणा मिली, तुम्हारे अंदर भी इच्छा हुई, तुमने चालू किया योगासन प्राणायाम। हमें भी जो है हेल्थ चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, चेहरे पर तेज चाहिए, ओज चाहिए। हम भी सुंदर दिखना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे बाल मजबूत हो, काले हो। तो तुमने प्राणायाम योगासन शुरू कर दिया प्रेरणा लेकर। पर अभी ये टेम्परेरी है, जब तक तुम चैनल देख रहे हो उसका इफेक्ट तुम्हारे ऊपर आ रहा है। जब तुम्हें टाइम मिलना बंद हो गया, कुछ और कहीं बिजी हुए तुम और तुमने चैनल देखना बंद किया, इफेक्ट खत्म। वो चार्ज बॉडी, सपोज दिस इज न्यूट्रल, दिस इज चार्ज, इस न्यूट्रल के पास चार्ज को रखा, इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर नियर बाय सरफेस पे आ गया, अगर इस पे पॉजिटिव था तो। और ये टेम्परेरी इफेक्ट, जब मैं इसे हटा दूंगा उसमें जो सेपरेशन हुआ था नेगेटिव और पॉजिटिव का, पोलराइजेशन कहते हैं इसको। नेगेटिव इधर खींच के आ गया। एक्चुअल में क्या है? एटम है, पॉजिटिव न्यूट्रल न्यूक्लियस पे सेंटर्ड है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। फिर तुमने एक टर्म पढ़ी है केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आता है। वो केमिस्ट्री में 11th में था, 12th में, फिजिक्स में है तो सही पर सिलेबस में नहीं है ना, पूछा नहीं जाता, सिर्फ राजस्थान बोर्ड में आता है, बाकी किसी बोर्ड में आता है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसमें बाइसिंग हो जाएगी। बाइसिंग का मतलब एक तरफापन, पोलराइजेशन। कई शब्द बोल रहा हूं मैं मिलते जुलते। पक्षपात, वन साइडनेस, वो खिसक के इधर अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज का सेंटर और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर डिपार्ट हो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन उसमें आ गया। तो पोलराइजेशन जो हो गया इसका, उसकी वजह से यानी चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंडक्शन। पर ये टेम्परेरी है, जब मैंने इसको हटाया तो वापस वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड वैसे ही हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम हो जाएगा। अब हम चाहते हैं इंडक्शन का इफेक्ट परमानेंट हो, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर हुआ नहीं पर प्रोसेस इंडक्शन हो गया है, ठीक है, प्रेरणा तो मिल गई। अब वो प्रेरणा लगातार उस काम को करने के लिए मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या करें? मान लो तुमने सुबह उठ के इसको आदत बना लिया, हैबिट बना लिया योगासन प्राणायाम, और तुम्हें सुबह उठकर जो माहौल मिल रहा है, चिड़िया की आवाज आ रही है, आयल कॉलोनी के पास रहते हो, मोर की आवाज आ रही है, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह का माहौल, अच्छी हवा चल रही है, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, तो वो फीलिंग दिमाग में सेट हो गई। तो अब तुम जो है रोज वो फीलिंग लेने के लिए क्या करोगे? अपने आप उड़ जाओगे, आदत में आ गए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो परमानेंट हो गया। तो इसमें किसने रोल प्ले किया? नेचर ने।
नेचर ने रोल प्ले किया तब ये इफेक्ट परमानेंट हो पाया। सिमिलरली या तो अर्थ रोल प्ले करे या फिर कोई दूसरा कंडक्टर रोल प्ले करे। मान लो तुम्हारे पेरेंट्स रोज तुम्हें उठा देते हैं, बोलते नहीं बेटा जाओ योगासन प्राणायाम करो, तो दूसरा कंडक्टर कोई रोल प्ले करे, तब ये इफेक्ट कैसा हो सकता है? परमानेंट हो सकता है। या तुम्हें किसी का साथ मिल गया, वो भी कर रहा है योगासन प्राणायाम, तुम भी कर रहे हो, तो वो भी जॉगिंग कर रहा है, तुम भी जॉगिंग कर रहे हो, तो फिर ठीक है, फिर ये परमानेंट हो सकता है। तो यहां पर कंडक्टर के केस में क्या करेंगे? अगर मेरे पास कोई दूसरा कंडक्टर है तो उसकी मदद से मैं इस इफेक्ट को परमानेंट कर सकता हूं, या फिर मैं अर्थ जो कि एक इनफाइनाइट कैपेसिटी वाला कंडक्टर है उसकी मदद ले सकता हूं, उससे भी ये इंडक्शन का इफेक्ट परमानेंट हो सकता है। दोनों का विजुअलाइजेशन हम डायग्राम के थ्रू करने वाले हैं और दोनों ही एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। एक तो थ्योरी में मेंशन्ड है, दूसरा सॉलिड एग्जांपल जो है उसमें मेंशन्ड है। अब तुमको किसकी जरूरत पड़ेगी? एनसीईआरटी बुक की। क्लास में नहीं लाना है, क्लास में लाओगे चोरी हो जाती है। सबसे ज्यादा चोरी होने वाली किताब का नाम है एनसीईआरटी, या सबसे ज्यादा खोने वाली किताब का नाम, नेगेटिव नहीं जाए, चोरी ना बोले, बोले खो जाती है, तो सबसे ज्यादा खोने वाली किताब का नाम है एनसीईआरटी। तो उसको यहाँ लेकर नहीं आना है, घर पर संभाल के रखना है, नाम लिखकर। सबके रजिस्टर पे अपने अपने नाम लिखे होने चाहिए। तुम्हारा एलएन का फॉर्म नंबर भी लिखा हो तो बेटर है, जिससे खोए नहीं। तो उस एनसीईआरटी में साइमल्टेनियसली अब क्या करना है? 15 मिनट की एक्सरसाइज बताई थी तुम्हें, फैमिलियरिटी मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज। उस 15 मिनट में से अब तुम पार्टीशन करो। अभी तक 11th वाला पोर्शन करने को बोला था 2-3 दिन, 11th वाला चलने दो। 10 मिनट अभी 11th के, 5 मिनट 12th के, उसमें से सिर्फ 5 मिनट निकालने। और 5 मिनट में क्या करना है? जैसे जैसे यहाँ पढ़ते जाएंगे, एक एक दो सॉल्ड एग्जांपल उसमें कवर होंगे उस थ्योरी में, वो सॉल्ड एग्जांपल्स करने एनसीईआरटी से साइमल्टेनियसली। हेडिंग देखने, अंदर की थ्योरी नहीं पढ़नी है, नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ हेडिंग देखने और सॉल्ड एग्जांपल्स करने। 5 मिनट काफी है उसके लिए। तो जाकर आज ये सॉल्ड एग्जांपल कर लेना जो मैंने डिस्क्राइब किया तुम्हें, इंडक्शन वाला, और मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समझ लो। पहले हम इंडक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डायग्राम से इसको दिखाते हैं। तो इंडक्शन की डेफिनेशन बताओ किस कैटेगरी में डालोगे? प्रॉपर्टी, फिनोमेना, प्रोसेस, किस कैटेगरी में? प्रोसेस, है ना? या फिर हम फिनोमेना भी कह सकते हैं। जैसे इंटरफेरेंस को बोलते थे, इट इज द फिनोमेना इन व्हिच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। कहीं से एनर्जी निकलती है और कहीं और चले जाती है, कहीं आवाज कम हो जाती है, कहीं आवाज तेज हो जाती है। तो यहां पर भी यही हो रहा है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन की जगह हम बोलेंगे चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। किस कारण से हो रहे हैं? क्योंकि पास में एक दूसरी चार्ज बॉडी को लाकर रखा गया है, उसकी वजह से हो रहे हैं। तो लिखो इट इज द फिनोमेना, फिनोमेना की तरह डिफाइन करें, इट इज द फिनोमेना comma in which redistribution of charges take place in given body. Redistribution of charges take place in given body due to the presence of nearby charged body, due to the presence of nearby charged body. इसमें कंडक्टर होना जरूरी नहीं है, कंडक्शन के लिए कंडक्टर होना जरूरी था, यहां पर किसी का भी कंडक्टर होना जरूरी नहीं है। इंडक्शन जो है इंसुलेटर में भी हो सकता है, पर बॉडी होना जरूरी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में नहीं हो सकता। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट का कांसेप्ट क्या था 11 में तुमने पढ़ा? Whenever the distances traveled by object is much more greater compared to size of the object, then that object can be treated as a point। एक कार है, उसका साइज 4 मीटर होता है क्या? 4 मीटर, 4 मीटर मतलब कितने फीट? 12 फीट, 12 फीट नहीं, लगभग 10 फीट होता है, 3 मीटर मान लो। तो एक कार जिसका साइज 3 मीटर और वो डिस्टेंस ट्रेवल करी 1000 किलोमीटर, तो हम उस कार को क्या मानेंगे? एज ए पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट्स में इंडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पॉइंट्स में
इंडक्शन होने के लिए इतने एटम्स मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं है। इंडक्शन होगा तो बॉडीज में होगा। तो पेज का जो हेडर है, हेडर टॉप मार्जिन स्टार मार्क करके वहां पे लिखोगे इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडीज नॉट इन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडीज कॉमा नॉट इन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ये कंसेप्ट है। अब इस कंसेप्ट का कॉन्सिक्वेंस हम देखेंगे अभी आगे। पहले इंडक्शन को एक्सप्लेन कर देते हैं। वापस मेन में आ जाओ। मेन में लास्ट तुमने क्या लिखा? इट इज द फिनोमेना ऐसे करके तुमने डिफाइन किया जिसकी वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाता है। लिख दो एज शोन, डायग्राम बना के दिखाएंगे कैसे ये हुआ। एज शोन डैश, तो डायग्राम बनाओ। माना कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई मेटल का स्फीयर हो सकता है, जरूरी है स्फेरिकल लें, रेक्टेंगुलर प्लेट भी ले सकते हैं, दोनों से दिखा सकते हैं। ये माउंटेड है इंसुलेटिंग स्टैंड पर, इंसुलेटिंग स्टैंड पर माउंटेड है। ये न्यूट्रल है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेम है, नेट चार्ज 0, फिगर 8। इसके बाद मैंने क्या किया, इस कंडक्टर के पास एक दूसरा कंडक्टर लाकर रखा। बनाते चलो साथ में। तुम्हें क्या करना है, एक आदत थोड़ी सी बदलनी है जिसकी रिक्वायरमेंट है आगे। अभी तक भले ही ऐसा होता हो कि टीचर बोर्ड पूरा भर देता हो और उसके बाद तुमसे बोलता हो कि आप कॉपी कर लो। फिजिक्स की क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर तुमने साथ में लिखा, साथ में बनाया, मैं एक स्क्रैच करता हूं बोर्ड पे, तुम्हें भी एक स्क्रैच करना है, तब तो तुम लिख पाओगे, नहीं तो तुम्हारा छूट जाएगा। और आगे तुम्हें यही माहौल मिलना है इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वो जो बैसाखियां हैं उनको छोड़ते जाओ, इंडिपेंडेंट बनना है तुमको, स्पीड बढ़ानी है, स्किल्स बढ़ानी है, साथ में ही लिखना है, साथ में ही समझना है, साथ में ही चलना है, पीछे नहीं रहना है। तो ये कंडक्टर है और ये है चार्ज। सपोज इसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका इंपैक्ट इस पे होगा। इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अट्रैक्ट होकर नियर बाय फेस पर आएगा और पॉजिटिव आयन, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के आए वो क्या बचेंगे, पॉजिटिव आयन। सेपरेशन नहीं हुआ है, खाली पोलराइजेशन हुआ है। सेपरेशन हो जाए तो आयनाइजेशन बोलेंगे। तो बचा हुआ पॉजिटिव पार्ट इधर रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन उधर खिंच जाएंगे। तो चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसमें, एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे इंडक्शन हो गया। अब हमें इफेक्ट चाहिए परमानेंट। तीसरा डायग्राम, इफेक्ट को परमानेंट बनाने के लिए क्या करेंगे। अब हमने क्या किया, ये जो गिवन कंडक्टर, गिवन बॉडी थी, उसकी एक साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे इफेक्ट को परमानेंट बनाने के लिए उधर हमने नेचर की मदद ली थी, या इसको एक साइड को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करने का इंपैक्ट क्या होगा, अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटी। कितना भी चार्ज दे सकती, कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकती, कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकती है। ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स। इनको भी खींच रहा है, पर इन पर उसका बस नहीं चल रहा है, क्योंकि इनको ये भी खींच रहा है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींच रहा है, ये पॉजिटिव भी खींच रहा है, तो बैलेंसिंग हो रखी है, खींचकर उसके पास नहीं आ रहे। पर अर्थ में बहुत सारे फ्री, वो आ जाएंगे। अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आते ही पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज हो गया तो अब यहां पॉजिटिव दिखना बंद। अब हमें क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, जिसमें अर्थ ने अपना रोल प्ले किया है। अब अगर मैं इसको दूर हटा दूं, प्रेरणा के स्रोत को ले जाऊं, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो क्या होगा,
ये नेगेटिव भी अर्थ में चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो आए थे वापस चले जाएंगे, ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा। तो प्रेरणा के स्रोत को हटाने से पहले, यानी इसको पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हटाने से पहले अर्थ से डिस्कनेक्ट करना होगा। तो अर्थ से मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं जिससे आने जाने का रास्ता खत्म हो, और उसके बाद मैं इसको हटाता हूं। तो अगला डायग्राम उसको हम ऐसे दिखाते हैं, अर्थ से डिस्कनेक्शन। नेगेटिव, पॉजिटिव, फिगर सी, फिगर डी। तो फाइनली क्या रहेगा, लास्ट सिचुएशन यहां बना, अब उसको हटा दिया हमने दूसरे कंडक्टर को, तो वो जो नेगेटिव चार्जेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अर्थ से डिस्कनेक्ट कर ही दिया था। दिस इज फिगर ई। इसको ले गए, हटा दो। तो बेटर है यहां बनाने की बजाय एरो दिखाओ, कहां चले गया वो दिखाओ, दूर हटा दो। तो नेट नेगेटिव चार्ज इस पे बच गया। इस तरह से अर्थ की मदद से, इंडक्शन की वजह से इफेक्ट हो गया परमानेंट, जो कि पहले क्या था, टेम्परेरी था। चाहे वो टेम्परेरी है तो भी वो है तो इंडक्शन, और परमानेंट है तो भी है इंडक्शन, दोनों को कहेंगे इंडक्शन। अर्थ की मदद की बजाय हम चाहें तो दूसरे कंडक्टर की मदद भी ले सकते हैं। कैसे? इन दोनों की मदद से मैं समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और जब तुम किताब में पढ़ोगे तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा, वो वहां पे लिखा हुआ है, रिटन में, या तुम समझ लो। सपोज दीज आर टू कंडक्टर्स, जो ये रखा हुआ है ये गिवन कंडक्टर कैसा है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। ये चार्ज कंडक्टर, ये चलो जाने दो, ये भी न्यूट्रल, वो भी न्यूट्रल, दो कंडक्टर, बोथ आर न्यूट्रल, और ये कांटेक्ट में है, कनेक्टेड, दोनों न्यूट्रल। ये ग्लास रॉड, ये इंसुलेटर, ग्लास रॉड, इसको मैंने सिल से रगड़ा, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास ले गया, टच नहीं कराना होता इंडक्शन में, बस पास ले जाओ, कंडक्शन में टच करना हो, पास ले गया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, नियर बाय फेस पर आ गए, फार्दर फेस पर अभी सिंगल कंडक्टर की तरह काम करेगा क्योंकि कनेक्टेड है, फार्दर फेस पे क्या रह गया, पॉजिटिव। अब मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया, रॉड अभी यही है, सेपरेट कर दिया, तो अभी इसमें सिचुएशन क्या है, नेट चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव नियर बाय फेस पर है, इसमें क्या है, नेट चार्ज नेगेटिव है, इसके पास नेट नेगेटिव है, इसके पास नेट पॉजिटिव है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए थे। अब मैंने रॉड को हटा दिया, रॉड को हटाते क्या होंगे, ये जो नेगेटिव इधर खींचा हुआ था ये पास पास खींच जाएगा, यानी इसका पॉजिटिव नियर बाय फेस पे रहेगा, इसका नेगेटिव नियर बाय फेस। अब मैंने दोनों को दूर कर दिया, बोथ द कंडक्टर्स आर चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज ऑफ इंडक्शन, परमानेंट चार्ज आ गया। पर अब की बार हमने मदद किसकी ली, सेकेंड कंडक्टर, अर्थ की मदद नहीं ली। क्लियर? मैंने एक बात कही थी लेक्चर में, सिमिलरली चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्ज है तो भी अट्रैक्शन पॉसिबल है, उसको हम इंडक्शन के बेसिस पे समझा रहे हैं। तो जो तुमने ऊपर स्टार मार्क करके स्टेटमेंट लिखा था, इंडक्शन टेक प्लेस इन बॉडीज नॉट इन पॉइंट ऑब्जेक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस तुमको समझना है। तो लाइन खींच दो एक मेन में, मतलब वो एंड हो गया इंडक्शन का एग्जांपल तुमने लिख दिया,
अब इसका कॉन्सिक्वेंस हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर सकते हैं इसको, या एक कंसेप्ट की तरह कर सकते हैं इसको। स्टार मार्क करके लिखोगे, टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज, टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज, TWO, two similarly charged bodies may attract each other but two similar point charges must repel। may और must समझते सब लोग? में ऐसा हो भी सकता है, मस्ट डेफिनेट। तो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा, पॉइंट चार्जेस हैं तो सिचुएशन अलग है, चार्ज बॉडीज है तो सिचुएशन अलग है। कैसे ये पॉसिबल है? कंडीशन देखेंगे, क्या शर्त पूरी करने पर ऐसा हो। शर्तें लागू है साथ में, कंडीशन अप्लाइड। विज्ञापन आता है, हीरो होंडा आई एवरेज 105 किलोमीटर पर लीटर, 104 कि 105? 105 स्टार, कंडीशन अप्लाइड। 40 किलो का एक आदमी बैठकर चलाए मोटरसाइकिल को, रोड पे खड्डे ना हो, स्पीड इतनी हो, तब मानक परिस्थितियों में एवरेज 105। तो वैसे यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है। हमेशा अट्रैक्शन हो जरूरी नहीं है, कंडीशन अप्लाइड। अगर एक बॉडी का चार्ज ज्यादा है, दूसरी बॉडी का कम है, सिमिलरली चार्ज्ड है, सपोज दिस इज बॉडी 1। अब इंसुलेटिंग स्ट्रेंड की भी जरूरत नहीं है, हो सकता है दोनों इंसुलेटर हो सकता है दोनों कंडक्टर हो सकता है एक कंडक्टर एक इंसुलेटर, इंडक्शन सब में होता है। तो ये है बॉडी 1, ये बॉडी 2। इसके पास है 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव, इसके पास है 4 यूनिट ऑफ पॉजिटिव। सपोज इस सिचुएशन हमने क्या किया, इनको पास लाइन, दोनों सिमिलरली चार्ज है, क्या होना चाहिए? रिपल्शन। अब इसके लिए थोड़ा सा इनपुट चाहिए। इनपुट क्या चाहिए? मतलब थोड़ी सी जानकारी चाहिए, प्री रिक्विसाइट। तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो होता है कूलम्ब्स लॉ से। तुम्हें पता होना चाहिए दिस फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंडक्शन हुआ, पास लाइन टच नहीं कराया, इंडक्शन हुआ, ये 2 पॉजिटिव इस पर खींचेंगे, उधर से 2 नेगेटिव, जहां से खींचा 2 नेगेटिव को वहां बचे 2 पॉजिटिव, इनका न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इसका इफेक्ट खत्म। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या करते हैं? एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं, उनका इफेक्ट बाहर नहीं आ पाता। कैसे? मैग्नेट को, ये बार मैग्नेट को तुमने लोहे के बुरादे में डाल दिया, मैक्सिमम बुरादा कहां चिपकता है? कॉर्नर्स पे। बीच में क्यों नहीं चिपकता? इसमें जो मैग्नेटिज्म है उसका कारण है, इसमें जो एटॉमिक डाइपोल्स है उनका अलाइनमेंट हुआ है। तुम एरो हेड को मान लो नॉर्थ है, एरो टेल को मान लो साउथ है, तो एरो हेड नॉर्थ, यहां सारे नॉर्थ इकट्ठे हो गए इसलिए इफेक्टिव हो रहा है, यहां सारे साउथ इकट्ठे हो गए इसलिए इफेक्टिव हो रहा है। बीच में क्या हो रहा है? इस नॉर्थ का इफेक्ट ये साउथ खुद ही खा जा रहा है, वो आपस में मस्त है, उनका इंटरेक्शन बाहर नहीं आ रहा है, तो इसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली ये जो 4 पॉजिटिव है उसका इफेक्ट इस पे आएगा, वो 4 पॉजिटिव्स में 4 नेगेटिव खींचेंगे, और जहां से 4 नेगेटिव खींचे वहां बचे 4 पॉजिटिव। अब देखो इन दोनों का इफेक्ट भी खत्म। अब जो फाइनल पिक्चर है, फाइनल पिक्चर में अब रिलेशन क्या है? ये 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, उनके बीच की डिस्टेंस R1, ये 4 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, उनके बीच के डिस्टेंस R2।
clearly R2 greater than R1. तो अपोजिट चार्ज जो है उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F सबस्क्रिप्ट A शुड बी ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन डिस्टेंस के कारण, क्योंकि चार्ज में तो सिंगल पावर है पर डिस्टेंस में पावर 2 है, तो डिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा, चार्ज का इफेक्ट कम होगा। अगर सिमिलरली चार्ज बॉडीज हैं, एक के पास चार्ज ज्यादा है दूसरे के पास चार्ज कम है, दे may not must, they may attract also, बावजूद इसके कि सेम नेचर का चार्ज। इसके पास नेट निकालोगे तो अभी भी क्या है 4 नहीं, चलो ठीक है 4 पॉजिटिव अब भी है और इसके पास भी अभी भी 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव खत्म कर देगा ना इफेक्ट। नेट तो कितना है, जितना पहले था उतना ही अब है। इसके पास भी 4 पॉजिटिव, उसके पास भी 2 पॉजिटिव, फिर भी उनके बीच अट्रैक्शन। समझ में आ गई सिचुएशन? अब ये किसका कॉन्सिक्वेंस है? पेज के हेडर पे देखो क्या लिखा है, ये इस फैक्ट का कॉन्सिक्वेंस है, इंडक्शन टेक प्लेस ओनली इन बॉडीज। तो बॉडीज के बीच हो सकता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच नहीं हो सकता, वहां इंडक्शन ही नहीं होगा, ये सिर्फ वही हो सकता है जहां इंडक्शन हो। क्लियर? तो हमने 3 मेथड सीख लिए, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, टू मेक द चार्ज एग्जिस्ट। अब तुमसे ऐसे भी पूछते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन, तो अब ये जो डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन ये कई जगह बनेगा पूरी फिजिक्स में। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन telescope made by using lenses and telescope made by using mirrors। तो ये कैटेगरी है क्वेश्चन की पूरी कि हमें कंपेयर करना होता है। तो अगर हमें सारी कैरेक्टरिस्टिक पता है तो हम कंपेयर कभी भी कर सकते हैं। तो अब कंपेयर करने के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान से एक बार में समझो क्या क्या डिफरेंस है। अभी तुम्हारे दिमाग में कंडक्शन की इमेज भी है, तुम्हारे दिमाग में इंडक्शन की इमेज भी है। क्या डिफरेंस है? कंडक्शन में एक तो कंडक्टर ही होने चाहिए, बीच में कंडक्टर होना चाहिए तो कंडक्शन होगा, कनेक्ट करेंगे सिर्फ कंडक्टर से। इंडक्शन में कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, इंडक्शन इंसुलेटर में भी होता है। कंडक्टर में जितना चार्ज एक बॉडी लूज करेगी उतना चार्ज दूसरी बॉडी गेन करेगी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जैसे। इंडक्शन में लूज कोई कुछ भी नहीं करता, अगर अर्थ से आ रहा है तो अर्थ से गेन हो रहा है, पर अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो रहा है। नियर बाय बॉडी में जैसे ग्लास रॉड पॉजिटिव थी, उसको इसके पास लेके गया तो नियर बाय बॉडी में कौन सा नेचर का आया? नेगेटिव आया। अर्थ की मदद ली, अपोजिट नेचर का चार्ज। तो इंडक्शन में अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होता है, जबकि कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज ट्रांसफर होता है। एक में इंड्यूस हो रहा है, एक में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, तो इतना डिफरेंस जानना काफी। अब हम आगे चलते हैं, चार्ज की यूनिट्स की बात करते हैं। चार्ज को नापना भी तो है, पहले डिटेक्ट करते फिर नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, उस पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? डिटेक्शन ऑफ चार्ज। तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम तुम्हें पता होने चाहिए। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम क्वालिटेटिवली मेजर कर सकते हैं चार्ज को, और कुछ हैं जिनसे हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव गुणात्मक रूप से कम है कि ज्यादा है, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों काम हम कर सकते हैं। तो उनमें एक इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, सुना है नाम? ओके, इसको हम बना भी सकते हैं घर पे, बस अंतर ये कि गोल्ड यूज करने के बजाय हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, होम फॉइल जो खाना लपेटने में काम आते हैं, उससे काम चलता है, सेंसिटिविटी थोड़ी कम मिलती है। गोल्ड में सेंसिटिविटी ज्यादा इसलिए मिलती है कि गोल्ड इज द मोस्ट मैलेबल सब्सटेंस, तो उसका जो फॉइल होगी उसकी वो बहुत पतली होगी, जैसे सोने का वर्क, जैसे चांदी का वर्क होता है
बहुत बारीक होता है, चांदी से भी ज्यादा बारीक होएगा सोने का परत, और उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो, टूट जाएगा ऐसे। तो मैलेबिलिटी, हालांकि डक्टिलिटी है उसमें, बहुत सावधानी से हैंडल किया जाए तो गोल्ड लीफ बनाई जा सकती है और उसको यूज कर सकते हैं। उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है क्योंकि mg कम होता है। कैसे अभी समझ में आया? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के अलावा चार्ज को मेजर करने का कोई और इंस्ट्रूमेंट बता सकते हो? क्योंकि गोल्ड लीफ से हम सिर्फ क्वालिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, कम है कि ज्यादा है, क्वांटिटेटिवली नहीं कर सकते। कैसे अभी समझाऊं? है ना, कुछ बच्चे परेशान हो गए, हमें तो पता ही नहीं गोल्ड लीफ कैसे इलेक्ट्रोस, अभी बताऊंगा। कोई और तरीका जानते हो जहां तुमने चार्ज को मेजर किया हो? अच्छा, तुम लोग जब यहाँ क्लास में बैठे हो अपनी बॉडी लैंग्वेज सही रखा करो, ये सपोर्ट वगैरह हटा दो सारे। सपोर्ट के बाद क्या होता है, कहीं इधर से सपोर्ट दिया, इधर से सपोर्ट दिया, उसके बाद तुम सोने चालू कर देते, मोड चेंज हो जाता तुम्हारा, अलर्टनेस का लेवल डाउन हो जाता है। तो जब भी सपोर्ट लगाने की जरूरत महसूस हो रही है, अपने आप को अलर्ट कर लो, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। अभी तुम्हारी जैसी प्रैक्टिस बनी हुई है उसकी वजह से तुम सपोर्ट लगाने लग जाते हो, तो वो प्रैक्टिस खत्म करो, इल प्रैक्टिस है वो। अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, सपोर्ट की कहां जरूरत पड़ रही है? तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो चार्ज नापने के काम आता हो। हाँ बोलो, जोर से बोलो। गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में पर्टिकुलर कैटेगरी होती है। ऑर्डिनरी गैल्वेनोमीटर तो करंट नापता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्पेशल गैल्वेनोमीटर होता है, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। अब एक वर्ड आ गया बैलिस्टिक, अब इसका एनालिसिस करो। बैलिस्टिक वर्ड कितने लोगों को फैमिलियर है? फैमिलियर साउंड कर रहा है, पहले सुना है? क्या मतलब होता है बैलिस्टिक? मिसाइल के लिए सुना है, बैलिस्टिक मिसाइल, ओके। ऐसी होती है बैलिस्टिक रिपोर्ट होती है, कहीं पे गोलीबारी हो गई तो किस तरह की गोलियां थी, कितनी गोलियां चली, वो सब किस में लिखा जाएगा? बैलिस्टिक रिपोर्ट। नई तरह की कोई गन डिजाइन हुई है, उससे बुलेट फायर करने पर उस बुलेट में कितनी पावर है, कितनी स्पीड से चलती है, कितनी उसकी मारक क्षमता है, बैलिस्टिक रिपोर्ट। ऐसे बैलिस्टिक पेंडुलम होता था, 11 में कहीं टर्म आई हो तो आई हो न्यूमेरिकल में, बैलिस्टिक पेंडुलम। तो बैलिस्टिक पेंडुलम में क्या करते हैं, वुडन लॉग, लकड़ी के लट्ठे को लटका देते हैं, उस पर गोली चलाते हैं, फिर देखते हैं कि कितना वो डिस्प्लेस हो गया। अब वो ऑसिलेट करेगा, उसका टाइम पीरियड, बैलिस्टिक पेंडुलम। ऐसे ही बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है। अब बैलिस्टिक वर्ड इसलिए लगाया, बैलिस्टिक वर्ड कहां से बना है? बुलेट, बुलेट से बना है बैलिस्टिक। तो बैलिस्टिक वर्ड इसलिए लगाया कि इसमें जो है सर्ज, एक और नया वर्ड लिया मैंने, SURGE, सर्ज। तुमको अगर फैमिलियर साउंड करा देन इट इज ओके। पहली बार सुन रहे हो तो रेफरेंस साइड में लिख लेना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था तुमको, विट्रेस और रेजोनेंस लिखवाया था रेफरेंस साइड में। पहली बार सुना है, लिख लो। फैमिलियर साउंड कर रहा है देन इट इज ओके। SURGE, सर्ज। सर्ज का मतलब क्या होता है? एकदम से कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसकी निडल एकदम से जा रही है तो क्या बोलेंगे उसको? सर्ज। ऐसे इसके रिदम में होता है पर्ज। अब पर्ज क्या होता है वो तो डिक्शनरी देख के पता करना, अभी मुझे नहीं पता, पर वर्ड याद है होता है। तो सर्ज दिखाएगा गैल्वेनोमीटर, जब चार्ज देंगे तो उसकी निडल एकदम से जाएगी, तो इसको बोलते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, क्योंकि एकदम से दूर जाती है। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से चार्ज नाप सकते हैं, ओके, एग्रीड। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट जो तुम्हारे सिलेबस में हो? बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर नहीं है सिलेबस में। तुमने छोटी क्लास में पढ़ा था वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर नहीं कह रहा, वोल्ट मीटर इज डिफरेंट। वोल्ट मीटर इज पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस। मैं कह रहा हूं वोल्टामीटर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Voltmeter, which is based on Faraday's laws of electrolysis, M equal to ZIT, M equal to ZQ, mass deposited is electrochemical equivalent times charge flown. तो M equal to ZQ, M is mass deposited। जैसे कॉपर की प्लेटिंग करानी है, गोल्ड की प्लेटिंग करानी है,
तुम्हारे पास चांदी की चेन है, तुम चाहते हो सोने की दिखे, कलर चेंज कराना, तो सोने की परत चढ़ाएंगे उस पे, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम आएगा? गोल्ड वोल्टामीटर। लोहे की कील है, जहां तुम लगा रहे हो वहां पर तुम चाहते हो ये सुंदर दिखे, जंग लगी हुई ना दिखे, क्योंकि कुछ टाइम बाद जंग लग जाएगा लोहे की, तो तुम चाहते हो उस पे कॉपर की प्लेटिंग हो जाए, तो कॉपर की प्लेटिंग करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा? कॉपर वोल्टामीटर। उसमें इसको हम कैथोड बना के लटकाएंगे, एनोड रहेगी कॉपर की प्लेट और एक सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा CuSO4, बैटरी से जोड़ देंगे। कैथोड बनाने का मतलब फिजिक्स में होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, केमिस्ट्री में उल्टे होते हैं कैथोड एनोड, एनोड पोटेंशियल कैथोड पोटेंशियल, फिजिक्स में उल्टा होता है। तो कैथोड बनाने का मतलब नेगेटिव से जोड़ेंगे कील को, पॉजिटिव से जोड़ेंगे कॉपर की प्लेट को, सॉल्यूशन भरेंगे कॉपर सल्फेट, चार्ज पास करेंगे। तुमने क्यों चार्ज पास किया? तो जो कॉपर का मास डिपॉजिट होगा m, वो कितना होगा? क्योंकि प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। अब चार्ज की जगह तुम चाहो तो IT भी लिख सकते हो, करंट इनटू टाइम। अब प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं कांस्टेंट लगता है, दैट कांस्टेंट इज Z and Z is called ECE। ECE बल्ब लाना, पहले विज्ञापन आता था बहुत पहले, ECE बल्ब आता था, तो ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट केमिस्ट्री में पढ़ोगे, फैराडेज लॉ। तो अगर तुमको ये पता है, ये तुमने तोल के नाप लिया, तो क्यों निकल गया? कैसे निकला? क्वांटिटेटिवली कि क्वालिटेटिवली? वोल्टामीटर इज द इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह देते हैं उसको, इलेक्ट्रोलिसिस होता है इसके अंदर प्रोसेस। तो लिखोगे, हेडिंग तुमने लगाया डिटेक्शन ऑफ चार्ज। वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज यूजिंग gold leaf electroscope, using gold leaf electroscope, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। क्वालिटेटिवली कम है कि ज्यादा, बस का we can detect the presence of charge using gold leaf electroscope qualitatively, गुणात्मक रूप से। Full stop. The other instruments which can measure charge quantitatively, the other instruments which can measure charge quantitatively are AR। इसमें 2-3 नाम लिख लो, जो अभी 2 हमने डिस्कस किए लिख लो। वोल्टामीटर को पहले लिखो, वोल्टामीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर जब भी लिखना है, चाहे एग्जाम में लिखना है, दिस इज द सिंबल G सर्कल। वोल्टमीटर लिखना है V सर्कल, अमीटर लिखना है A सर्कल, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म ये यूज करिए। एक और इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोमीटर। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप तक है, इसे समझना है कैसे काम करता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, बस सिर्फ समझना है और कुछ नहीं। इस इंस्ट्रूमेंट का शेप कुछ ऐसा, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। कांच का एक फ्लास्क, तुम चाहो तो बॉर्नविटा की बॉटल ले सकते हो कांच की, जो पहले आया करती थी, आजकल भी आती हो तो पता नहीं, या वैसा कोई भी जार, कांच की बॉटल ले सकते हो। उसमें एक एल्यूमिनियम का हैंगर, एल्यूमिनियम इसलिए बोल रहा हूं आसानी से मुड़ जाएगा तुमसे, उसको मोड़कर इस शेप में ले आओ कि ऊपर ये रॉड निकली रहे, नीचे ये हुक की फॉर्म में हो। ऊपर तुम्हें बॉल लगानी होगी मेटल की,
तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारी होम फॉइल जो यूज्ड हो, कुछ मुछ करके फेंकनी होती है, उसको लगा दो। यूज इसलिए बोला कि फ्रेश मत बिगाड़ो, जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा काम आना नहीं है, तो तुम्हें तो खाली एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो मेटल की बॉल की तरह बना के उसको लगा दिया यहाँ पे। अब होम फॉइल में से एक पतली सी कतरन काटो, जैसे कागज की स्ट्रिप काटते हैं, पेपर स्ट्रिप या टेप, सेलो टेप होती है, और वैसे पतली सी एक स्ट्रिप काटो होम फॉइल में से, और उसको यहां पर लटका दो, इस ऊपर, इसके कांटेक्ट में आ गई। हाँ हाँ, एल्यूमिनियम का हैंगर, ये मेटल, ये मेटल। अब क्या किया तुमने, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज करो, जैसे प्लास्टिक की रॉड या पेंसिल, पेंसिल को घिसा तुमने, पेंसिल भी चार्ज हो जाती है, पेन भी चार्ज हो जाता है, स्केल भी चार्ज हो जाता है। चार्ज करके तुम इसके पास लाओ, बस चार्ज करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां लुब्रिकेशन ना हो, बालों में तेल लगाए तो नहीं होगा, ह्यूमिडिटी है तो नहीं होगा, बाल गीले तो भी नहीं होगा। इसके पास लाओगे, मान लो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को, उसका इंपैक्ट क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स, मेटल है, अट्रैक्ट होकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ, जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के वहां बचेगा पॉजिटिव, इस साइड पे आएगा पॉजिटिव, इस साइड भी पॉजिटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, फंडामेंटल लॉ काम करेगा। सो यू विल सी, यू विल एबल टू ऑब्जर्व डाइवर्जेंस, रिलीफ। ऐसा तुमने कई बार सेलो टेप से काम करते वक्त महसूस भी किया हो, चिपकती है, उधर जाती है, दूसरी साइड रिपेल होती है, डाइवर्जेंस। डिस्पोजेबल ग्लासेस के साथ भी तुम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो, क्योंकि या तो इंडक्शन से चार्ज आ रहा है, कंडक्शन तो हम कर नहीं रहे। तुम्हारी क्लास बाहर लग रही है, तुम्हारा चश्मा स्पेशल है कि उधर देखने पर इधर दिख जाता है? मैं तो यहां बता रहा हूं, तुम तो चंबल गार्डन घूमने चले गई, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट, अब इससे मैं ये नहीं पता लगा सकता कि ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का या नेगेटिव नेचर का। नेगेटिव लाऊंगा तो भी डाइवर्ज, पॉजिटिव लाऊंगा तो भी डाइवर्ज, बस ये पता लगा सकता हूं कम है कि ज्यादा। डाइवर्जेंस ज्यादा मतलब चार्ज ज्यादा, डाइवर्जेंस कम मतलब चार्ज कम। हाँ, अगर मैंने पहले से नॉन चार्ज दिया, मान लो मैंने पहले पॉजिटिव दिया, मुझे पता है इसको, कंडक्शन के थ्रू मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिया, अब मैं अननोन नेचर का चार्ज लेकर आ रहा हूं, अब मुझे पता लगाना है, अगर डाइवर्जेंस कम हो गया तो अननोन नेचर नेगेटिव है, डाइवर्जेंस और बढ़ गया तो अननोन नेचर पॉजिटिव, सेम नेचर, ऐसे पता लगा इनडायरेक्टली। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट आर्टिकल, यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज। कौन सी यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे हम, चार्ज को नापना है हमको। यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज। ऐसा यूनिट, हम मैक्सिमम ऐसा यूनिट यूज करते हैं जब भी कोई न्यूमेरिकल में वैल्यू रखते हैं, तो सारी कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में करते हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कई बार डिमांड करते हैं कि इन मिनट तुम्हारा आंसर होना चाहिए। एनर्जी में कई बार डिमांड करेंगे तुमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जैसे वर्क फंक्शन वगैरह को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जहां स्पेशल डिमांड है वहां पर ध्यान रखेंगे, अदरवाइज सब कुछ ऐसा ही में हो। तो ऐसा यूनिट फॉर चार्जेस कूलम, एंड कूलम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। साइंटिस्ट के नाम पर जितने भी यूनिट हैं उनको सिंगल कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, जैसे न्यूटन को कैपिटल एन से, जूल को कैपिटल जे से। तो में से जिन बच्चों की आदत पड़ी हुई है पूरा लिखने की, तो उनको छोटे सी से स्टार्ट करके लिखना पड़ेगा कूलम। अब तुम खुद सोचो होशियारी किस में है, ये लिखने में या ये लिखने में। हालांकि ये सही है, पर छोटे सी से स्टार्ट किया तो, बड़े सी से स्टार्ट किया तो साइंटिस्ट का नाम बन गया, यूनिट नहीं बनी। तो हम प्रेफर करेंगे कैपिटल सी, कूलम। सीजीएस यूनिट, स्टेट कूलम, STAT, स्टेट कूलम।
मिलता जुलता तुमने कुछ पढ़ा था, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री में था एंगल, प्लेन एंगल, रेडियन, सॉलिड एंगल, स्टे रेडियन। वहां STA था, स्टे रेडियन। यहाँ STA के आगे T और आ गया, स्टेट कूलम। ऐसे आगे पढ़ोगे स्टेट वोल्ट, स्टेट फैरेड, कैपेसिटी के लिए स्टेट फैरेड, पोटेंशियल के लिए स्टेट वोल्ट, CGS। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, फ्रैंकलिन को सम्मान देने के लिए फ्रैंकलिन के नाम पर इस यूनिट को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। फ्रैंकलिन पर स्टार्ट किससे करोगे? स्मॉल f से, क्योंकि बड़ा F साइंटिस्ट का नाम बन जाएगा। इसका एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं ESU। फुल फॉर्म तुम सोचो, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अदर यूनिट में हमारे पास है, मोबाइल की बैटरी पर अगर देखोगे तो mAh लिखा होगा, मिली एम्पियर आर। वो बैटरी की कैपेसिटी को बता रहा है कि वो बैटरी कितनी करंट कितने टाइम तक, कितनी करंट एम्पियर में कितने टाइम तक, घंटे तक दे सकती है। अगर वो 1400 mAh की बैटरी है तो 1400 मिली एम्पियर करंट 1 घंटे तक दे सकती है, या 100 मिली एम्पियर करंट 14 घंटे तक दे सकती है। ये उसका मतलब, ऐसा इंटरप्रेट करो। तो अगली बार जब भी तुम कोई चार्जेबल बैटरी खरीद रहे हो या मोबाइल खरीद रहे हो तो तुम्हें उसकी बैटरी से पता चल जाएगा बैकअप कितना मिलने वाला है, तुम्हारा कितना कंजम्पशन है करंट का, उसके हिसाब से कितने ऐप्स तुम एट ए टाइम चलाओगे, करंट का कंजम्पशन होगा, उसके हिसाब से मोबाइल की बैटरी चलेगी। तो उसकी कैपेसिटी एम्पियर आर। और कौन सी है? छोटा ए, छोटा बी, बड़ा सी, एप कूलम। इसको पढ़ते हैं एप कूलम। एप कूलम का एक और नाम है EMU। फुल फॉर्म तुम बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU और एप कूलम। एंड द लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट, सबसे बड़ी यूनिट जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कैपिटल F से दिखाएंगे, क्योंकि ये माइकल फैराडे के नाम पर है। फैराडे वो वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने का तरीका बताया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फैराडे, कैपिटल F। फैरेड को भी दिखाते हैं कैपेसिटी यूनिट को, पर दोनों में अंतर आएगा। जब चार्ज के रेफरेंस में बात करेंगे तो फैराडे, कैपेसिटी के रेफरेंस में बात करेंगे तो फैरेड। सबसे छोटी यूनिट जो है वो है फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम, स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ी यूनिट है फैराडे। अब इनमें रिलेशन भी आना चाहिए तुमको, हाउ दे आर रिलेटेड। तो इनमें रिलेशन लिखता हूं मैं, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ये रटना है, ये तुम्हें मैं क्लास में इतनी बार रिपीट करा दूंगा कि 1 कूलम में होते हैं 3 × 10⁹, मन में दोहराना है तुमको। 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। बाकी सब लिंक हो जाएंगे। 1/10 एप कूलम। तो बताओ एप कूलम बड़ा कि कूलम बड़ा? एप कूलम बड़ा। एक एप कूलम में 10 कूलम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बहुत बड़ी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से। ये तुम खुद कन्वर्ट करके देखो ऐसा ही ना। एम्पियर I = Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कूलम पर सेकेंड। तो नीचे तो आ गया, ऊपर तो आ गया कूलम, नीचे आ गया सेकेंड। अब इस आवर को बदलो, 60 × 60 मिनट और सेकेंड। तो क्या आ गया? 36 सेकेंड तो कट गया ऊपर नीचे। कूलम बचा 1/3600 एम्पियर आर का एच छोटा भी लिख सकते, बड़ा भी लिख सकते। और मिली एम्पियर आर होता तो 10⁻³ और लग जाएगा। मिली प्रीफिक्स है, यूनिट नहीं है। मिली इज प्रीफिक्स। मिली एम्पियर आर यूनिट है, बस वो मिली उसमें प्रीफिक्स लगा होगा।
कम है तो मिली लगा देते हैं, और भी कम हो माइक्रो लगा देते हैं, और भी कम हो नैनो लगा देते हैं। प्रीफिक्सेस जो 11th क्लास है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। फिर फैराडे का रिलेशन 1/96500 फैराडे, यानी एक फैराडे में 96500 कूलम, लार्जेस्ट यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज। क्लियर? तो हमने पढ़ ली यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ चार्ज। इसमें चार्ज को नापेंगे। चार्ज की कहानी कल खत्म हो जाएगी, यानी चार्ज में प्रॉपर्टीज और बची हैं। हमें चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, फिर फोर्स स्टार्ट हो जाएगा। याद करके बताओ, टेस्ट कल की डेट में है कि 12 तारीख को है? उसमें जो शेड्यूल में लिखा हुआ है कल या 12 को? कल लिखा है। ओके, कल जो है वो 20 मिनट्स का टेस्ट है, 20 मिनट, और ओपन बुक टेस्ट है। ओपन बुक टेस्ट का मतलब तुम्हारे रजिस्टर किताब जो है वो तुम्हारे पास ही रहेंगे, तुम उसमें से देखकर भी लिख सकते हो। तो कल लास्ट 20 मिनट्स में वो टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? शुरू में हम पढ़ेंगे, और अगर ऐसा जरूरी लगा तो टेस्ट नेक्स्ट डे कर लेंगे, पहले पढ़ लेंगे। आज के लिए काफी है, थैंक यू।